जो हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया जनप्रतिनिधियों द्वारा, जो डॉक्टर अमित शर्मा जी उन्होंने जो हल्के शब्द वो तो स्वीकार्य नहीं, लेकिन जो बात की हमारी अध्यक्ष का सामना करना पड़ रहा है बाहर बोलते हैं, सरकार के अंदर ऐसे नहीं बोलते, सरकार का विरोध तो बोलते लेकिन बाहर करते हैं, अंदर नहीं करते। हाँ, और वो यूटर्न भी लेके हमारी कार्यकर्ता मीटिंग थी और उसका उद्देश्य जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे हरियाणा में पिछले लगभग 1 साल से, ये उसकी छठी जनसभा है जो कि फतेहाबाद में की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी प्रताप सिंह हुड्डा जी भी और कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी देवान जी और कांग्रेस के तमाम विधायक और बतौर सांसद मैं भी रहूँगा, हम लोग सभी। ये कार्यक्रम का इसका उद्देश्य यही है कि विपक्ष जनता की आवाज़ को ताकत दे, जनता के मुद्दों को उठाए और सरकार को मजबूर करे, सरकार जनता के बीच में आए और जनता की सुने, क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका रहती है। आपने देखा होगा हमने हर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में लोकल इश्यूज उठाने के साथ साथ कई प्रदेश स्तर के भी इशू उठाए, समय समय पे कभी भर्ती घोटाले की बात थी, कभी शराब घोटाले की बात थी, कभी बिजली की, जैसे फरीदाबाद में था 1 महीना, उसमें हमने बिजली का इशू मुखरता से उठाया कि हमने प्रदेश के लोगों के सामने सच्चाई रखी कि हमारे समय 10 साल में 4 थर्मल प्लांट लगे, खेदड़ में, झज्जर में, कानपुर और झाड़ली के गांव में और यमुनानगर के अंदर, और 1 परमाणु का कारखाना लगा फतेहाबाद में। 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ बिजली के कारखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए, और फिर भी सबसे सस्ती दर पे बिजली दी गई, देश में रिकॉर्ड सबसे सस्ती बिजली। और साथ ही ऐसे कई करार हुए, जैसे कि एक करार अदानी ग्रुप के साथ हुआ जो 25 साल तक 2 रुपये 94 पैसे देश में सबसे सस्ती बिजली देने का करार। दुर्भाग्य से हमने ये बात, जो प्रदेश का अभी मौजूदा सरकार है, 8 साल में एक भी बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कोई नया कोई यूनिट, कोई कारखाना तो लगाया नहीं, कोई निवेश हुआ नहीं, क्योंकि खपत बढ़ती है बिजली। जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, जीवन स्तर जैसे बढ़ रहा है, तो खपत बढ़ती है। तो कोई भी दूरदर्शिता से चलने वाली सरकार प्लानिंग करेगी, लेकिन 8 साल तक तो बिजली का कारखाना लगा नहीं। दूसरी ओर जो समझौते थे, जैसे मैंने जिसका जिक्र किया, उन कंपनियों से भी उस दर पे बिजली लेने में सरकार असमर्थ साबित हुई। तो हमने ये जब मुद्दा उठाया 1 मई को, उसके बाद सरकार पे दबाव पड़ा, सरकार ने आनन फानन में यहाँ वहाँ से जहाँ से हो सके बिजली खरीदी। बिजली मंत्री जी का जवाब आया कि हम 12 रुपये यूनिट तक की बिजली खरीद रहे हैं शॉर्टेज दूर करने के लिए। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये विफलता है, क्योंकि वो अपनी जेब से नहीं दे रहे 12 रुपये, वो जनता के 12 रुपये दे रहे हैं। जब बिजली सस्ती उपलब्ध थी, और दूसरी सबसे सस्ती बिजली तो तब मिलती है जब खुद का कारखाना लगो, वो तो आपने लगाया नहीं। अब आप मजबूर हो गए। अब आपको हरियाणा का बजट पहले ही कितना खर्चा चढ़ा हुआ है और वो लादते हुए तो ये बिजली का शुल्क। अब फतेहाबाद की बात, फतेहाबाद के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हम 2-3 मुद्दे उठाने जा रहे हैं। एक मुद्दा तो हम उठाएंगे गेहूं का बोनस, क्योंकि गेहूं की पैदावार इस बार हुई नहीं ज़्यादा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत आज 3500 क्विंटल तक पहुंची हुई है रुपये के अगर रूप में आकलन करें। ऐसे में बोनस देना चाहिए सरकार को, और 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस की हमारी मांग है। क्या हम ये बताना चाहते हैं, जब हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में थी, तो 10 साल की सरकार में 3 बार ऐसा हुआ कि मार्केट के अंदर गेहूं का भाव ज़्यादा था न्यूनतम समर्थन मूल्य से। तीनों बार बोनस डिक्लेयर हुआ, एक बार 50 रुपये, एक बार 50 रुपये, एक बार 100 रुपये, ताकि उसका लाभ किसान को मिले। किसी बीच में जो किसान से लेकर सस्ते में और बड़े उद्योगपति जो बीच में बहुत बड़े स्तर पर उसको स्टोर करके और फिर एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, जब उनको बाहर मिलता है तो उनको ना मिले।
किसान को मिले तो हमने उस समय बोनस दिया था, लेकिन इस सरकार में बोनस अवैध कर दिया कि अगर कोई प्रदेश सरकार बोनस देगी तो भारत की सरकार गेहूँ उस प्रदेश से गेहूँ खरीदेगी नहीं, प्रोक्योर ही नहीं करेगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमारी पहली मांग है फतेहाबाद में विपक्ष आपके समझ के माध्यम से गेहूँ पर बोनस मिले। हमारी दूसरी मांग है कि भर्ती खोले सरकार। आज हरियाणा में हजारों पद हरियाणा कांस्टेबल के, हरियाणा शिक्षकों के रिक्त पड़े और हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और ना सिर्फ हरियाणा में पद रिक्त पड़े, केंद्र सरकार में भी जो फौज से मैंने संबंधित सवाल पूछा था संसद में, जिसका जवाब मिला 3 साल से भर्ती नहीं हुई और 1,40,000 पद फौज के रिक्त पड़े। अब भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत माता की सुरक्षा के लिए कम से कम फौज में इतने पद रिक्त नहीं होने चाहिए जब एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों से आँख मिला के हमारे देश की फौज को खड़ा होकर होना पड़ता है। दूसरी ओर बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगारी में, यहाँ तक कि तालू गाँव भिवानी में जो ज़्यादा दूर नहीं है हाथी से, एक आपको पता है एक नौजवान ने अपनी सुसाइड करना पड़ा। हम प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहते हैं संयम रखें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। लेकिन दुख की बात है कि उनको ऐसे नौजवानों के परिवार के, उस नौजवान के परिवार को कुछ सांत्वना देने की बजाय जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो मजाक उड़ाया, उन्होंने तो उसकी काबिलियत पर सवालिया निशान कर दिया। मैं उनके घर गया था, उस नौजवान के घर गया था, वो 2 जिलों की मैराथन में नंबर 1 पे आया, अव्वल नंबर पे गोल्ड मेडल लिया। भिवानी में मैराथन में उसको गोल्ड मेडल मिला और रोहतक में मैराथन में उसको गोल्ड मेडल मिला। ये स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। यहाँ पे मैराथन में नंबर 1 आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा होना बच्चा था, आप उसकी काबिलियत पे प्रश्न उठाएं और आप कहें कि भाई प्राइवेट में हो जाता, प्राइवेट में भी तो उतनी तनख्वाह मिलती है। कोई देश की सेवा करना चाहता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप प्राइवेट में सिक्योरिटी फोर्स का काम कर लेते हैं? ये कौन सी भावना है? ये आपका केवल घमंड है। तो खैर, हमारी दूसरी मांग है भर्ती खोलो। पहली मांग है बोनस दो, दूसरी मांग है भर्ती खोलो, और तीसरी मांग हमारी फतेहाबाद रैली में है 100 गज के प्लॉट की जो हमारी योजना थी जो बंद पड़ी है, उस योजना को दोबारा शुरू करे सरकार, जिसमें 3,94,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, SC वर्ग के, बैकवर्ड के और छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवार। अब वो योजना ना तो आगे आवंटित हुए प्लॉट, हमारे सरकार बदलती वो SC-BC की जो स्कीम थी उसको बंद कर दिया। लगभग 7.5 लाख परिवार ऐसे थे जो चयनित थे, उनको मिलने थे 100 गज के प्लॉट, लेकिन सरकार ने आते बंद कर दिया। दूसरी ओर वो जो यहाँ प्लॉट्स बने थे, जो कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज में ना कोई मूलभूत विकास का कार्य हुआ है सरकार में। उनकी कॉलोनीज का विकास होना था महात्मा गांधी बस्ती योजना के आधार पे, लेकिन वहाँ पे 1 रुपये का बजट भी आया नहीं। तो ये हमारी 3 मांगे प्रमुखता से, बाकी हम लोकल इशू उठाएंगे। सर, एक प्रश्न है आपसे मांगे। ये हमारा विपक्ष आपके समक्ष फतेहाबाद है, माइक इन्होंने रखा नहीं, सुमन जी ने मेरा कहना नहीं पाता। सर, आप बताएं, जमहूरियत के अंदर वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। अब छोटी नेताओं के चुनाव, उसमें कांग्रेस क्यों अपने आप को बैक फ्लैश में लेके जा रही है? क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आती? सिंपल में चुनाव क्यों नहीं करती? देखिए, अभी फैसलों पर 26 तारीख को एक मीटिंग है कांग्रेस पार्टी में, उसमें मीटिंग में मिल बैठ के इसका फैसला किया जाएगा, और जब एक बार फैसला हो जाएगा तो हम अभी ऐसा नहीं, हम चुनाव में सिंबल पे नहीं लड़ रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है। हमने अभी निगम के चुनाव थे, सिंबल पे लड़ाए थे, हम बहुत से परिषदों के चुनाव में भी सिंबल पे लड़े थे। अब एक केस बाय केस किया था हमने फैसला, पिछली बार का चुनाव के बाद। इस बार केस बाय केस करते हैं या हर पे लड़ते हैं पालिकाओं पर, परिषदों पे। इस मामले में हमारी बैठक है परसों 26 तारीख को, और उसमें फैसला लिया। पहले भी होता है कि निगम में कई बार सपोर्ट पे कैंडिडेट उतारे गए, सपोर्ट करते हैं, सिंबल दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंबल नहीं देके सपोर्ट करें किसी कैंडिडेट। पिछली बार हमने सपोर्ट किए थे कई कैंडिडेट चेयरमैन के लिए। चंडीगढ़ में क्या आश्चर्य हुआ था? आपके कैंडिडेट तो भागे थे। चंडीगढ़ में मेयर जो बना, तो आपके कैंडिडेट देखो, इसमें क्या है, हम अब हरियाणा की बात करें, हाँ, देश में अलग अलग प्रदेश है, कैपिटल है। अगर वो उसकी हरियाणा विधानसभा में वहाँ से विधायक नहीं आते, अलग प्रदेश है जो हरियाणा की शासन है, उसमें जो है वहाँ से विधायक
सवाल यही था कि नहीं, वो इसलिए अलग नहीं, हर प्रदेश की अलग परिस्थिति हरियाणा की परिस्थिति देख के सर, कल ही अजय चौटाला जी ने आप पे बहुत बड़ा तंज कसा है, वो मैं कह दूँ तो बड़ा भद्दा लगेगा, वैसे सुनाई देता है। यह कांग्रेस चिंता सीवर नहीं कर रही, चिता सीवर कर रही है, ये अजय चौटाला जी ने कहा है। हांसी में ही कहा। जैसा कि हांसी में कहा है वो आए थे, और जैसा कि पंजाब में हुआ और आपके नवजोत सिद्धू बिहाइंड द बार। अब उनकी बात आप उनसे पूछो। जी आप बताइए ना, उनको उत्तर दीजिए क्या है ये। मैं उनकी बात का क्या जवाब? सवाल ये नहीं था संगठन का कब विस्तार होगा जी? क्या कांग्रेस अगर सिंबल भी नहीं देती है तो क्या सपोर्ट कर सकती है? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं लिया सर, हम ये फैसला लेंगे 26 तारीख को मोस्ट लाइकली मीटिंग रख रहे हैं, और उस मीटिंग में उससे पहले भी विचार विमर्श चल रहा है। 26 तारीख को बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं सारे सबको एक साथ बुलाया जा रहा है, सबसे विचार विमर्श करके फैसला लेंगे। संगठन का विस्तार कब होगा जी? रणदीप सुरजेवाला जी आपके राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो सीधा कहा है ये एक बड़े मीडिया के माध्यम से कि भी सिंबल पे लड़ना चाहिए। तो आप राज्यसभा के सांसद और नेतृत्व करते हैं, आप भूपेंद्र हुड्डा जी, आपकी क्या इंटरनल फीलिंग्स आपकी क्या आती है? क्योंकि इसमें क्या है, आप मेरे से, आप भी मेरे को, मैं जब से स्टूडेंट था तब से आप बहुत मैच्योर थे, तो बहुत लंबे मैच्योर थे। आपने हमेशा देखा मैं पार्टी की जो राय है वो पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पे देने में विश्वास रखता हूँ, सुपरसीड नहीं करते। पर बैठक ही बुलाई है तो सारी बात लेके लोगों की भावना देखते हुए जो बात कहनी होगी वही कहेंगे। मगर जो भी है, मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारा फैसला जो आपको पता है कि हमने अभी पूरा फैसला नहीं है एक सिंबल पे लड़ने का, लेकिन सिंबल पे हमने लड़े हैं, सिंबल पे लड़े हैं। पिछली बार भी लड़े थे, अरमाला में, पंचकुला में, सोनीपत में, रेवाड़ी में, और कई जगह हमने उकलाना में, सापला में, कई जगह हमने सपोर्ट किया था उम्मीदवार बिना सिंबल के, पालिकाओं में खास तौर पर। अब इसमें कुछ बदलाव है या यही है, जो भी बदलाव हो हम ले लेंगे फैसला। सर 29 को ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं सर, एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, समानांतर 3 देखिए क्या मानते हैं आपसे? इसको समानांतर नहीं गई है इसमें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग निष्पक्ष हैं। मुकेश के बारे में तो मैं नहीं कहता, नहीं कहिए सर, कहिए। नहीं मैं नहीं कहता, तो आपको देखना आकलन करना है, लेकिन वो तो आपको स्वयं आकलन करना है, क्योंकि आप पूरी बात मेरी दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? नहीं सर, एक भी बात नहीं कटती सर, कभी नहीं कटी है सर। आप बहुत ऐसा कोई भी वो नहीं है सर। नहीं, मगर इसमें आपकी जो कानों में कोई और बात डालेगी वो अलग है सर। आप चाहे मेरी वीडियो देखें चाहे मेरी खबर देखें सर, एक भी नहीं कटती सर। ठीक है, नहीं ठीक है, बात तो जी। मैं क्योंकि बात किसी ने कहा था, यही मैं कह रहा हूँ सर, आपके कानों में कुछ और डाला गया है ना सर, वेरीफाई हो गया, और मेरे ख्याल से इतने अच्छे नेता को किसी की सुननी नहीं चाहिए सर। इसीलिए क्लैरिफाई कर दिया। जी, मैंने बात भी साथ ही साथ वेरिफिकेशन जी। शिक्षा का निजीकरण, कोई ऐसी बात होती तो वेरीफाई। पार्टी का विस्तार के बारे में जी, इसमें क्या है, क्या बात के क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये वो समानांतर रैली मत कहूँ, वो रैली मुकेश जी हमने पहले विपक्ष आपके समक्ष रखा जी। आपने देखा होगा, हमने जब करनाल में रखा तो मुख्यमंत्री जी ने अगले हफ्ते करनाल में किया, हमने जब जींद में रखा तो मुख्यमंत्री जी ने चाना में करना पड़ा, नहीं तो कर नहीं रहे थे, जबकि करना इनको चाहिए। हमने जब फरीदाबाद में रखा तो मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद गए, और अब हमने फतेहाबाद में रखा सिरसा लोकसभा में, तो मुख्यमंत्री जी भी सिरसा लोकसभा उड़ा गाँव में, और उप मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद टोहाना के अंदर। ये इसको हम एक बहुत बड़ा चुप करवा लो यार, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। इसको हम अपनी जो है, हम इसको अपनी सफलता मानते हैं कि हम हमारे जनता जिस तरीके से आ रही है, हर प्रोग्राम में आपने फरीदाबाद में देखा होगा, कुरुक्षेत्र में देखा होगा, उससे मजबूर होके कहीं ना कहीं सत्ता की नींद उड़ी है जनता की संख्या और भाव देखकर, और उससे मजबूर होके सत्ता दल की दोनों सत्ताधारी पार्टियों को भी जनता के बीच में आने पे वो मजबूर हो रही है सर। नए प्रदेश है, और ये इस केवल फतेहाबाद की बात नहीं, मैं ये भी बता दूं, अगली जहां हम रखेंगे, मैं
इनको चुनौती देता हूँ कि वो वहाँ ना रखें दोनों। अभी दोनों को आना पड़ा सिरसा में, अब आगे अगली जहाँ करेंगे बहुत एप्रीहेंशन। मगर हमारा मकसद केवल उनको लोगों की संख्या से, हाजिरी से उनकी नींद उड़ा और वो अपना प्रोग्राम रखते दोनों, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जनता एक मिनट चुप तो रहो भाई। अगर ये आ रहे हैं वहाँ पर तो हमारी केवल रीस में जनसभा ना करें, हमारी मांगों को, जो जनता की मांगे हैं उनको मानने का काम करें। भर्ती खोलने का घोषणा करके जाएं। मैं स्वयं धन्यवाद करूँगा कि हम घोषणा करते हैं। गेहूं पे बोनस की घोषणा करके जाए, 100 गज के प्लॉट की हमारी योजना को आगे बढ़ाने का कह के जाए। जनहित में जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उनमें जनता को राहत देने के लिए कुछ घोषणा करें तो हम अपनी असली सफलता मानेंगे। ये अधूरी सफलता, हम इसको सफलता दीपेंद्र जी 8 विधायक आपकी पार्टी में आपके शामिल हुए, इलेक्शन हुआ है, अब बिना सशक्त हुआ है, कोई शक नहीं इससे पार्टी में कितना बल और कितना मजबूती आएगी। निस्संदेह इससे पार्टी में कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये सभी अपने अपने क्षेत्र में, इसको साइलेंट कर लो सर, कोई एक मिनट अपने अपने कार्य क्षेत्र की बात हो, कुछ बोल रही है, बाकी बोल रहे हैं उससे तो इनका सबका एक अपना प्रभाव है, सारे प्रभावशाली लोग हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को ताकत है। दीपेंद्र जी, कुलदीप जी कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं पार्टी से शायद। देखिए कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का भी और प्रदेश अध्यक्ष सुमेर भान जी का भी ये प्रयास है कि कांग्रेस सभी को मान सम्मान देकर, सभी को साथ लेकर चले। सभी का कांग्रेस में एक स्थान है, सभी की एक साख है, सबको साथ लेकर। संगठन का कब तक विस्तार होगा जी? ये अगले 2 से 3 महीने में। तो इसके अंदर जो पुराने कार्यकर्ता तो आगे बढ़ाए, ये नेक हो जी, दोनों ही चीज़ें चलती हैं। मेरी को भी मान सम्मान बिना दिए कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, मगर बहुत से यूथ हैं जो युवा कांग्रेस में भी पीछे चुनाव भी हुए थे। और सरकार जो शिक्षा नीति को प्राइवेट कर रही है उसके बारे में क्या है जी आपका? अभी आखिरी में शिक्षा नीति में बोल देता हूँ, उसके बाद कला, क्योंकि अगली बार जीरो टॉलरेंस करप्शन पे हुक्म बोल दीजिएगा। बीजेपी के हमेशा कहते हैं कि हमारी, हाँ, ये आपने 2 सवाल अच्छे पूछे। माइक होता तो बहुत बढ़िया, तो कोई बात नहीं, और नेक्स्ट टाइम देखो करारे करने पड़ेंगे। चाय में थोड़ा सा नमक डाल के लो। मिलेंगे इसके बाद। देखो 2 चीज़ें करप्शन की, करप्शन का बड़ा अच्छा पूछा, क्योंकि हम सर चुप करो कि भाई पीछे एक बार चुप कराना, सब पीछे एक बार चुप कराना, कोई बोलो ना, इनका गला पहले ही खराब है, बहुत दिक्कत हो रही है। देखो करप्शन का पीछे नाम बोलो जरा, क्योंकि ये केवल विपक्ष कहे, हम तो कहे, हमने तो एक बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे जेजेपी ने समर्थन नहीं दिया। एक दूसरे को लूट की छूट हरियाणा में करने में समझौता किया, लूट की छूट का समझौता था। भाई शराब का महकमा किसके पास है, कैसे लूटे, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास है, कैसे लूटे, एयरपोर्ट का महकमा किसके पास है, कौन वहाँ पे किले खरीदेगा, कौन, ये लूट की छूट का एक समझौता था। माइनिंग का महकमा कौन से मंत्री की बीजेपी के पास है कि जेजेपी के पास है, ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहे हैं माइनिंग में, ये हम नहीं कह रहे, ये दादा गौतम बता रहा है कौन कितना जीत रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि भाई आप डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि भाई ये हम कहे तो आप हमारी बात मत मानना, मगर उनके सांसद और विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए कौन बीच में खा गया, मुख्यमंत्री जी आप पता करो। वो तो नाम भी दे रहे हैं, उन्होंने तो सभा में 2 नाम भी दे दिए कि इन 2 आदमियों को अगर जो है जिस दिन इनसे पूछताछ होगी नाम आ जाएंगे। नाम रोहतक की जनता तो जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है, और उससे कहने का मतलब ये है, ये लूट की छूट के समझौते पे सरकार चल रही है, इसीलिए आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुँच गया है।
हरियाणा में कोई ना इंडस्ट्री लगी, ना कोई दूरदृष्टि था, तो कोई काम हुआ। नंबर 1 ये तो। अब शिक्षा का मैं बताता हूँ, अपनी बात खत्म करते हैं। इसी में शिक्षा आती है। हमारी शिक्षा नहीं, हमारी हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 2 बातों को लेके चले थे। हरियाणा को शिक्षा हब बनाना और हरियाणा को खेल हब बनाना, ताकि युवा पीढ़ी शिक्षा और खेल की तरफ रहे, नशे की तरफ, अपराध की तरफ ना जाए। इसी कड़ी में हरियाणा में 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई उस समय, और 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का स्टेटस। 27 यूनिवर्सिटी, 27 यूनिवर्सिटी में, चाहे वो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार हो, चाहे वो सोनीपत के अंदर सोनीपत के अंदर भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाबा कहते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में हो, चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर हो, चाहे वो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर हो, चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी रोहतक के जींद के अंदर हो, चाहे वो YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर हो। ये सारी यूनिवर्सिटी हमारे कार्यकाल में 12 यूनिवर्सिटीज़ और 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट IIM रोहतक से लेकर, एम्स से लेकर, और NID कुरुक्षेत्र से लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये सारे इंस्टीट्यूट, ताकि एक तरफ शिक्षा, एक तरफ खेल। 1 लाख से ज़्यादा मैं आपकी जानकारी मिला दूँ, हमारे समय में केवल शिक्षा के अंदर भर्ती की गई थी। ये हमारा शिक्षा मॉडल था। देश में कहीं इतनी भर्ती शिक्षा एक महकमे में नहीं करी, 1000 से ज़्यादा। इन्होंने तो 8 साल से JBT ओवरेज हो के भर्ती नहीं करी। ये सर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज वो जो हरियाणा जो शिक्षा और खेल का हब बनता था, उस हरियाणा में खिलाड़ियों को सड़क पे आना पड़ रहा है अपने पिछली सरकार की नीतियों के लिए, और बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है अपने स्कूलों की हालत को सुधारने के लिए। ये इनकी शिक्षा नीति। सर टेबलेट बांट दिए, और क्या बात करते हैं, बच्चों को टेबलेट बांट दिए, बस किताबें नहीं बटी। और जो स्थिति है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं भाई। कोई तो कारण हो रहा होगा, कोई। आप मैं कह रहा हूँ कि ये छोटी विफलता नहीं है। बेरोजगारी में देश में सबसे सारे प्रदेशों को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी मतलब ये, मैं इसको विफलता कहूँ या मैं सार्कास्टिक तरीके से कहूँगा, इसको दूसरी तरीके, ये कोई साधारण उपलब्धि